Assalamu alaikum everyone, Sapiens Experience के साथ this is me Uzair, and this episode is going to be very exciting because I'm having one of my very good friend and an amazing designer from the Pakistani fashion industry. And Pakistan fashion industry में आपने मुख्तलिफ designers के नाम सुने होंगे, but somewhat he is responsible to style all the iconic models, actors and ना सिर्फ ये बल्कि cricketers को भी. क्रिकेट और फैशन का ये जो कोलैबोरेशन है ये कैसे हुआ, इनसे बात करते हैं. तो लेट्स वेलकम हुमायूं. अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उज़ैर. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड. इट्स सो गुड टू सी यू हुमायूं एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. इन फैक्ट यू वेलकम. जैसे हम बात कर रहे थे, हम दोनों की गाड़ियाँ जो है ना अलग अलग निकल गई हैं. आप तो यूएस चले गए माशाल्लाह जी, एंड गुड टू सी यू अगेन एंड यू डूइंग रियली वेल माशाल्लाह एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट. एब्सोल्युटली हुमायूं, सबसे पहले तो पीपल नो यू, पीपल नो अबाउट योर वर्क एज वेल एंड दे जो लोग आपको पहले से जानते हैं दे नो अबाउट द फर्स्ट आउटलेट. एंड एज इफ वी आर टॉकिंग राइट नाउ, अभी हमारे पास कितने आउटलेट्स हैं, थोड़ा सा ये बताइए. एंड हाउ वाज दिस जर्नी? द जर्नी हैज़ बीन ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड. कोई मेरे माँ बाप भी मुझे अक्सर कहते हैं कि बेटा आप पे कोई अलग अल्लाह का कोई अलग करम है. So we started off in 2007 with the first outlet in Zamzama, and now we are standing at alhamdulillah sixth. We've just opened a sixth outlet in Gulshan Square 1. Yeah, so 4 outlets in Karachi, 1 in Faisalabad and 1 in Lahore. That's great. हुमायूं, जब आपने इस फील्ड में आए, ऑफ कोर्स हमने देखा कि उस टाइम पे इतने फैशन डिज़ाइनर्स नहीं थे, बट स्टाइलिंग समवन इन इकोनॉमिकल रेट्स दैट मैटर्ड अ लॉट एज वेल एट दैट टाइम. उसके साथ हमने देखा इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, काफ़ी डिज़ाइनर्स आए, एंड आपको देख के लोगों को लगता हो कि आपकी थ्रू आउट सक्सेसफुल जर्नी रही है, बट देयर वर अप्स एंड डाउन्स एज वेल. देयर वाज अनदर ब्रांड एज वेल जो आई गेस आपने विमेन का स्टार्ट किया. थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. यार इट्स यू नो आई हैव ऑलवेज बीन. अच्छा, मैं जब इंडस्ट्री में नहीं आया था, जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग और कपड़ों का काम शुरू नहीं किया था बेसिकली, सो आई वाज इनटू स्पोर्ट्स. आई वॉज अ क्रिकेटर, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट प्रोफेशनली. अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी सीरियस इंजरी हुई थी जिस वजह से मुझे एक सेटबैक मिला था एंड आई कुडंट रिकवर फुली एंड यू नो वापस नहीं घुस सका मैं कभी क्रिकेट में उस तरीके से. तो ऑल माई लाइफ आई हैव सीन अ वेरी डिफरेंट यू नो व्हाट यू कॉल इट, रोलर कोस्टर राइड. सही है, वो वाली एग्जाम्पल मैं अपनी क्रिकेटिंग उसको दे सकता हूँ. तो मेरी जब क्रिकेटिंग हिस्ट्री जितनी भी थी और जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि हम लोग हर किस्म के मतलब प्लेयर्स आते थे, हर जगह से आते थे, हर लेवल के आते थे. समझ रहे हैं, कोई बाइक पे आता था, कोई बस पे आता था, कोई गाड़ी पे आता था. सो वी हैड टू जेल इन टुगेदर. सही है, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और कभी सिलेक्ट होते थे, कभी सिलेक्ट नहीं होते थे, कभी रन करते थे, कभी परफॉर्म करते थे. यू नो 1-2 बिग स्टेजेस थे जब पाकिस्तान 15, 17 जहाँ पे मैं परफॉर्म नहीं कर सका. मैं थ्रू आउट परफॉर्म करते हुए आया और मेन स्टेज पे आके परफॉर्म नहीं कर सका. सो यू नो आई डिडंट गिव अप. तो वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, लर्निंग कर्व था. वो चीज़ मैंने स्लोली ग्रेजुअली अप्लाई करना शुरू की अपने काम में. जब मुश्किलात आती थी तो मैं सोचता था ये तो बड़ी कोई मुश्किल ही नहीं है, ये तो एक टेस्ट है, ये तो एक एक्सपीरियंस है. सो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम इट एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट. अपने फेलियर को एन्जॉय करने से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं थी. जब मैंने एन्जॉय करना शुरू किया तो मुझे वो फेलियर नहीं लगा, मुझे वो एक्सपीरियंस लगा, मुझे वो लर्निंग कर्व लगा. वो मैं अप्लाई करता गया आगे. एंड यू नो आई नेवर हैड टू थिंक अबाउट कि यार वो डिज़ाइनर ये कर रहा है. मैंने ये भी सोचना बंद कर दिया इस चक्कर में. यू नो कंपटीशन नहीं है. जो अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखी हुई है वो आपके लिए लिखी हुई है. जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपको वो मिलेगा. हाँ, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर वेरी लकी कि वो शॉर्टकट से यू नो दे कैन अचीव समथिंग. वो स्पेशली उनके साथ कोई स्पेशल दुआ है या उन्होंने कोई ऐसी नेकी की हुई है, छोटी छोटी थिंग्स कंबाइन हो जाती हैं. तो एक बड़ा ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था. 2007 में जब स्टोर खोला तो 2008 में मेरी पार्टनरशिप अलग हो गई. सही है, 11 मंथ्स के बाद मेरी पार्टनरशिप अलग हो गई. तो वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया. मैं अकेला रह गया था, मेरे साथ कोई मेरी फैक्ट्री नहीं थी, मेरे पास कोई वर्किंग फोर्स नहीं थी. तो आई टू सेट एवरीथिंग अप अगेन फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच. तो 2011 में हमने वुमेंस वेयर लॉन्च की. जो भी मैंने सेव किया था मेंस वेयर से, जितने भी मैंने पैसे कमाए थे, वो मैंने सोचा कि यू नो री इन्वेस्ट करूँ, वुमेंस वेयर की तरफ जाऊँ, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी. बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि आप वुमेंस वेयर कब शुरू कर रहे हैं. सो आई स्टार्टेड लर्निंग एंड मैं अपने भाई के साथ मिलके वुमेंस वेयर की लाइन स्टार्ट की. वेयर थे, वेडिंग वेयर, ईस्टर्न वेयर, ओके, प्रॉपर ईस्टर्न वेयर.
इवेंट्स के लिए, फिर हम ब्राइडल्स की तरफ, मेरा टारगेट था ब्राइडल्स की तरफ जाने का, Okay. क्योंकि उसके लिए लॉयल्टी चाहिए, ब्रांड लॉयल्टी चाहिए, कस्टमर लॉयल्टी चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर लॉयल नहीं, डेवलप हो चुका था ऑलमोस्ट आपके नहीं, क्योंकि वुमेन्स वेयर इज अ बेबी, राइट? Yeah. तो वो शुरू से स्टार्ट होने का है, शुरू से लोगों को आपको ट्रस्ट करना है, शुरू से आपके डिज़ाइंस देखने हैं, दे विल नॉट कम द फर्स्ट डे वो बोलेंगे यार 10 लाख वाला ब्राइडल जोड़ा दे दो, और आप बोले हाँ हाँ 2-4 ब्राइडल जोड़े बनाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, चला जाता हूँ. सो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस, आई न्यू इट. तो हमने इस तरह स्टार्ट किया क्योंकि वुमेन के कैजुअल्स, वुमेन के कपड़ों की कॉस्टिंग वैसी ज़्यादा है. क्वाइट वेल 2 साल 3 साल शुरू यार हमने काफ़ी पैसे कमाए थे पहले 2 साल, तो हमने अच्छे खासे पैसे कमाए थे उस साल में. अगर मैं फिगर्स डिस्क्लोज करूँ तो 4-5 मिलियन रुपीज़ तो हमने बचा लिए थे. और वो री इन्वेस्ट करते करते हम ग्रो कर रहे थे बेसिकली, और हमने ब्राइडल्स की तरफ जाना शुरू कर दिया था. फिर sadly some things changed. My brother wanted to do something else, and वो जगह खाली हो गई. फिर my mom came in, and it wasn't the same. I did not want my mom to work. फिर वो ANP और MQM के ज़माने थे, वो तो हालात भी ख़राब थे. तो 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए कि मैंने बोला कि यार I cannot handle it properly. वुमेन्स वेयर के बाद पर्चियां आनी शुरू हुई. वुमेन्स वेयर पे ही पर्चियाँ आ गई थी. एक वो वाला एक साल था 2013 था या 14 था, जिसमें ANP भी था यहाँ पे और MQM भी था. समझ रहे, MQM तो था ही हमारे पास, पर्ची लेने वो पर्चियाँ तो चलती थी उस वक्त. बट उस टाइम पे वो रमज़ान में वो जो एक वो आती थी पूरी किताब कि हाँ भाई इतने का देना है, 2 AC लगे हैं तो इतना है, 1 AC लगा है तो इतना है. तो जब ANP वाले आए ना, देखो MQM वाले टाइम पे तो हमारी दोस्ती भी थी क्योंकि हम 6-8 साल से यहाँ बैठे हुए थे. ANP वाले नहीं जानते थे, वो किसी को नहीं जानते, बिल्कुल नए मार्केट में, बिल्कुल नई मार्केट में थे. और वो इस चक्कर में आए थे कि हम ही लेगा, वो नहीं लेगा, ANP लेगा, MQM नहीं लेगा. तो वो अलग फेज से आए थे. और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो पार्टी क्लैशेस की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है वो बिजनेस ओनर इफेक्ट हो रहा है. और मेरी अम्मा अकेली बैठी हुई थी एक स्टोर पे. मतलब वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं सोच भी नहीं सकता कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता या कोई बदतमीज़ी हो जाती या कोई, यानी कि वो तो आपको पता है टीटियाँ लगी हुई होती हैं हर किसी के पास, वो तो कोई मसला ही नहीं है. तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता. उस वक्त इतनी सिक्योरिटी का इतना दिमाग भी नहीं जाता था कि गार्ड रखो और टीम रखो, क्योंकि हम बहुत नए थे और एक अलग एक्सपीरियंस था. खैर एनीवेज, तो वो उस तरीके से हमने, एंड देन वुमेंस वेयर के ऊपर इतनी फोकस भी थोड़ा कम हो गया और काम की पोजीशन भी हमारी उस तरीके से नहीं रही जो फर्स्ट 2 years में थी. तो नेक्स्ट 2 years वी जस्ट वाइंडेड अप. जिसकी डिलीवरीज थी, जिसके ऑर्डर्स थे, ऑल्दो अभी तक बहुत क्वेरीज आती थी. एंड नाउ 2022 के दिसंबर में वी स्टार्टेड अ वुमेंस वेयर अगेन. माई सिस्टर हैड अ ब्रांड, एंड उनको मैंने बोला कि उनकी अब खैर अपने ब्रांड से जो पार्टनरशिप थी वो एफिलिएशन ख़त्म हो गई. और मैं और मेरे वालिद साहब जो कि उनको 10 साल से कह रहे हैं कि हमारा वुमेंस वेयर आप संभाल लो, कि शी इज़ अ brilliant designer herself. She has a brilliant fashion sense, she has a brilliant managing skills, and she's a brilliant entrepreneur. सही, उनका हिसाब किताब ये वो बहुत पक्का है, हमारे जैसा ही है, मतलब बिल्कुल उस लेवल पे आके. एंड शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हर थिंग्स. So we wanted her to take over, and then we had an agreement because it was a proper formal agreement in the house, and she's a full वर्क होना चाहिए, ऐसी ज़बानी बात नहीं. बिल्कुल. तो वो प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ एक तरीके से हमने फिर शुरू किया. एंड नाउ वी आर ओपनिंग अप अ स्टोर इंशाल्लाह राइट आफ्टर रमज़ान, प्रॉब्ली रमज़ान एंड बकरीद के बीच में. इट्स गोना बी हुमायूं अलमगीर ब्राइडल स्टूडियो इंशाल्लाह. So she's going to be taking over that. But अभी हमने जो season किया है, it's been amazing माशाल्लाह. नहीं, we have seen you growing as well, and time के साथ एक और चीज़ भी अक्सर लोगों के जहन में आती होगी कि you are from sports background, and आपके डैड का ताल्लुक भी स्पोर्ट्स से है, आपका भी स्पोर्ट्स से था. So पहले तो why this career switch, and who was that inspiration? कौन से ऐसे डिज़ाइनर्स थे जिनको उस टाइम पे देख रहे थे, चाहे वेस्टर्न हो या ईस्टर्न डिज़ाइनर? यार I'll break the question into 2. The first part was कि I've always wanted to be a cricketer. सही है, क्योंकि मैं नेचुरली टैलेंटेड लेग स्पिनर था. ओके. आई वॉज सेल्फ टॉट. मैं सीखा हुआ नहीं था कि गुगली किस तरह करनी है, फ्लिपर कैसे करनी है. इट जस्ट केम इन नेचुरली बचपन से. तो मुझे बस मेरे दिमाग में क्लास 3-4 से जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है ना, मुझे पता था मैंने क्रिकेटर बनना है, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है और एज अ ऑलराउंडर खेलना है. फिर शाहिद अफरीदी वॉज सच अ बिग इन्फ्लुएंस एट दैट टाइम, एंड आई वॉन्टेड टू रिप्लेस हिम इन पाकिस्तान टीम. That was my target. Wow. I bowled like him, I batted like him, I talked like him, at that time. And obviously cricket was like a passion compared to nothing else, right? तो वो
उस फोकस में इतना मैं चला गया था कि मेरी पढ़ाई सारी प्राइवेट हो चुकी थी. मैंने ए लेवल्स ओ लेवल्स सारा अपना प्राइवेटली कर लिया था. मैंने ओ ए लेवल्स के पेपर्स अपने कैंप के दौरान दिए, पाकिस्तान 15 और 17 के दौरान. इमेजिन हम आपने कोचिंग भी मैनेज कर रहे थे, जो क्लासेस थी? हाँ, हमारी जो क्लासेस थी वो जो हमारी एकेडमीज लगती थी वो कोई आर्मी कैंप से कम नहीं लगती थी. सुबह 6 बजे उठते थे, 5 बजे उठते थे, 6 बजे ग्राउंड में होते थे. सुबह फिटनेस कोचिंग होती थी, ब्रेकफास्ट होता था, इंग्लिश क्लासेस होती थी, वीडियो एनालिसिस होती थी, फिर लंच होता था, ब्रेक एंड देन नेट्स एंड 10 बजे बंद, 10 बजे लाइट्स ऑफ, यू हैव टू स्लीप. इट वाज लाइक आर्मी कैंप. वो खाना भी ऐसा ही देते थे जैसे कैदी को मिलता है. इट वॉज एब्सोल्युटली हेल्दी और इट वॉज़ वेरी टफ. बहुत चीज़ें सिखाई. अगेन मैं ये कहता हूँ कि क्रिकेट की बहुत सारी चीज़ें मैंने इधर इम्प्लीमेंट की. एंड इससे मेरी एक चीज़ मैंने बहुत आसानी से सीखी कि मैं लोगों के साथ जेल अलॉन्ग बहुत आसानी से होता हूँ. मैं अपने स्टाफ के साथ जेल अलॉन्ग बहुत आसानी से होता हूँ. मैं उनके साथ खाना खाने में मुझे कोई तकल्लुफ़ नहीं है कि मैं नीचे उनके साथ बैठ के खा रहा हूँ या रोटी शेयर कर रहा हूँ. मुझे इस चीज़ में कोई मसला नहीं है, क्योंकि आई थिंक ये एक नेचुरली भी था और ये क्रिकेट की वजह से भी था कि मैं कभी अब डिफरेंस फील नहीं करता था. मैं उनके साथ बैठ के चिल भी कर लेता हूँ काम के बाद. मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ, काम के अंदर मैं तुम लोगों का बॉस हूँ, काम के बाहर बॉस नहीं हूँ. ये वाली जो प्रैक्टिस आप अभी बता रहे हैं, सो इट हेल्प यू क्लाइंटेल डेवलप करने में. ये वाली जो प्रैक्टिस थी खासतौर से जेलिन वाली, मिंगलिंग या जो सोशलाइजिंग जो स्किल्स थी. यार मैं आपको एक और बात बताता हूँ. आपने उज़ैर, आई एम श्योर यू हैव बीन हियर सो मेनी टाइम्स, यू हैव सीन मी वर्किंग. I am sitting here in Ramzan, I deal all the clients, I take their problems one by one. मैं सबको डील करता हूँ, मैं सबको एंटरटेन करता हूँ, मैं सबकी बात सुनता हूँ. कोई भी क्लाइंट हो, मैं ये नहीं देखता वो कौन सी गाड़ी से उतर रहा है, क्या कपड़े पहना हुआ है, क्या नहीं. वो मेरा क्लाइंट है, मेरे लिए बराबर. अच्छा, डिज़ाइनर्स आजकल ये देखते हैं कि उनके पास जो, क्योंकि आई हैव रिसेंटली हर्ड के बॉम्बे में 2 ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिन स्ट्रीट्स में उन्होंने बाकायदा ब्रांड्स को लेबल किया हुआ है. रोल्स रॉयस हो गई, बेंटली हो गई, देयर आर सर्टेन ब्रांड्स दे हैव लिस्टेड कि उन्होंने, क्योंकि गली पूरी एक्वायर की हुई है कि उस गली में कोई नहीं आ सकता है. इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं, और यहाँ भी कोई ऐसे डिज़ाइनर्स के बारे में पता है आपको? यार यहाँ तो अगर मैं रोल्स रॉयस पे चला गया तो 2-4 क्लाइंट रह जाएंगे मेरे पास पूरे पाकिस्तान के. बट बात ये कि मैं सोचता था ऐसा कि मैं एक दिन ऐसा करूँगा, बट वंस आई एम इन द प्रैक्टिकल लाइफ, आई थिंक अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं करना चाहिए. और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कर भी नहीं रहा हूँ. एंड आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू वेयर माई क्लोथ्स. मेरा यही ख्वाहिश भी है, ख्याल भी है. पर्टिकुलर सोशल इकोनॉमी क्लास आपने नहीं बनाई हुई है कि जी आई नॉट रियली टू द अपर मिडिल क्लास? टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपने आप को इस तरह कोशिश की है कि मैं हर कैटेगरी को कैटर करूं और हर कैटेगरी के लिए कोई डिफरेंस पैदा करूं. अगर कोई अपर क्लास कहता है कि यार मुझे ये नहीं पहनना जो और किसी ने पहना हुआ, तो वो है मेरे पास, वो ट्रीटमेंट है मेरे पास. मैं तुम लोगों के प्राइवेट अपॉइंटमेंट्स बुक करके आई कैन गिव यू समथिंग दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एवरीवन. दैट विल बी ओनली फॉर यू, इट विल बी कस्टमाइज फॉर यू. तो वो एक सर्विस ऐसी है जो नॉट एवरीवन कैन अवेल. समझ रहे, दैट इज मतलब कस्टमाइजेशन एंड प्राइवेट टाइम, एक्सक्लूसिव. हाँ, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. एज अ डिज़ाइनर वी आर ऑब्वियसली वी हैव अ विजन. We want to grow, we want to make sure that the team and the brand is worn by everyone in Pakistan at least, and then go international. अच्छा, हमारी ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग एंड इट रिपीट्स इटसेल्फ एज वेल. कुछ ऐसे फैशन भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है लंबे अरसे तक रह जाते हैं, इवन ख़त्म भी हो जाता है. पर्सनली आपका कौन सा फेवरेट फैशन है जो कि मतलब पुराना भी था, वापस भी आया, या जिसको आप फॉलो? यार आपने एक सवाल किया था कि आपने कौन से ब्रांड से इंस्पिरेशन ली और आप डिज़ाइनर कैसे बन गए. तो मैं उस वक्त रॉबर्टो कवाली को फॉलो करता था बेसिकली. तो उसकी 2007 और 8 में कभी आपके डिज़ाइन में इंस्पिरेशन नज़र भी आती है बहुत ज़्यादा. और साचे के कुछ इनिशियली बेसिकली मैंने अपने आप को अपने कैटेगरीज को तोड़ा है. जैसे कि शर्ट्स हैं, उसमें आपको पता है कि मैं एक वाहिद इंसान हूँ जो फ्लोरल प्रिंट्स, मेरे किसी को चाहिए फ्लोरल प्रिंट, हुमायूं आलमगीरी के पास एक कोई कहता है छिछोरा फ्लोरल प्रिंट होगा, कोई कहता है लाउड होगा, कोई कहता है बहुत अच्छा होगा. फ्लोरल प्रिंट चेक्स मेरे पास प्रिंटेड शर्ट्स होंगी. तो वो एक मेरा इंस्पिरेशन शुरू से ही चलता है. एट्रो एक ब्रांड है, वर्साची के पास प्रिंटेड शर्ट्स हैं, कवाली के पास प्रिंटेड शर्ट्स होती थी. फिर 2007-8 में एक शो था कवाली का जिसमें उसने सारे रफ़ जो भी मॉडल्स थे बड़े रफ़ लुक में थे. बेल बॉटम्स थी, बड़े बकल वाली बेल्ट्स थी, काउबॉय हैट्स थी, बड़े लिपेल्स थे. तो मैं उधर ही फंसा हूँ. सही, मुझे बड़े लिपेल्स बहुत पसंद है. अब टॉम फोर्ड वो कर रहा है. तो 2007, 8, 9, 10 तक चला है मैक्सिमम. वो अब टॉम फोर्ड कर रहा है. बड़े लिपेल्स वापस थे. अब खैर अब 2023 में फिर 70s 80s इज़ बैक. जो मैंने आखिरी शो किया था द रेड कार्पेट लाइन, जिसमें कैफ़ी को
कैफी को मैंने रैम करवाया था, उसमें आप पूरा अगर शो देखें सबने बेल बॉटम्स पहनी हुई हैं, बेल बॉटम्स पहनी हुई हैं, बड़े लिपेल्स पहने हुए हैं, यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो, पिंक कलर का टक्स पहना हुआ है, यू नो इट्स हाई एंड। मैंने इसका नाम भी रेड कार्पेट इसलिए रखा था क्योंकि रेड कार्पेट इज़ यू नो देयर इज़ मोर टू प्ले। तो ज़हर आपको याद है हमने आपके लिए भी 2 दफ़ा रेड कार्पेट किया था जिसमें हमने एक ब्राउन टक्स दिया था। उस वक्त भी लोग समझते थे, मैंने आपको बोला था कि कंट्रास्टेड टक्स पहनो, यानी कि पूरा ब्लैक पहनो, साटन पहनो। यू नो रेड कार्पेट शुड बी नॉट अ वलीमा, इट शुड बी अ रेड कार्पेट। थोड़ा सा यू नो यू कैन प्ले विद इट। सो अ प्रिंट आपको मैंने प्रिंटेड ब्राउन सेल्फ टक्स दिया था उस ज़माने में एंड लुक रियली गुड। तो वो अब बहुत कॉमन मेरा ये माइंड था कि मैं रिसेप्शंस पे भी, वलीमे पे भी लोगों के मैं टक से लेके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हाँ, कंट्रास्टेड। तो मेरा ये यू नो इम्प्लीमेंट छोटे छोटे टारगेट्स मैं सेट करता हूँ, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। इसी तरह मैंने पाकिस्तान में कुछ रिसर्च की, तो मैं वॉच कलेक्टर भी था, बट मैं रोलेक्स वाले तक नहीं पहुंचा था, मैं फैशन वॉचेस खरीदता था। रॉबर्टो कवालीज थी, गुचीज थी, वर्साची थी, फ्रैंक मुलर की कुछ एडिशंस थी, तो वो फैशन वॉचेस के अंदर आती हैं। तो फैशन वॉचेस ने मुझे 1-2 एक्सपीरियंस अच्छे नहीं दिए। वो 4 से 6 हज़ार दिरहम की मतलब एक वॉच मिलती थी, उस वक्त दिरहम भी थोड़ा अच्छे रेट पे था, तो वो 4-5 घड़ियाँ मेरी टूट गई, सही। और आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड आई थॉट वी हैव वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, सो आई वॉन्टेड टू मेक अ वॉच, सही। तो आई स्टार्टेड मेकिंग अ वॉच। तो वो एक अब इसी तरह मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे 1-1.5 साल के अंदर आई हैव टू कम अप विद अ वॉच। सो वी यू नो वी आर द ओनली डिज़ाइनर इन पाकिस्तान और अ ब्रांड इन पाकिस्तान टू मेक अ वॉच। थोड़ा सा वॉच के बारे में ही बात करते हैं। एज आपने मेंशन किया लास्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी, सो वी एक्चुअली लाइक दैट जिसमें रोमन नंबर्स में जो है वॉच के ऊपर नंबर्स मेंशन थे, तो वो एक बड़ा यूनिक था। ऑफ कोर्स फ्रेगरेंसेस भी आप लेकर आए, लेकिन अब हमने देखा कि काफ़ी ब्रांड्स ने इसको केटर करना शुरू किया फ्रेगरेंसेस मार्केट को। वॉच भी आई होप आपको देख के कुछ लोग इंस्पायर होंगे। तो टेल अस अबाउट दिस, खास तौर से कि वॉच की इंस्पिरेशन, कपड़ों की इंस्पिरेशन आपने बताई, वॉच में कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको देखते हैं या जिनसे इंस्पायर हो रहे हैं? यार स्टार्टेड विद फैशन वॉचेस अगेन। जब मैंने ये घड़ी बनाई थी तो माई टारगेट वॉज टू मेक समथिंग लाइक रॉबर्टो कवाली, फ्रैंक मुलर, यू नो मर्ज देम इनटू ईच अदर एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो हमने जब बनाया तो when I learned about the technical department of the watch, मैं बिल्कुल ज़ीरो था घड़ी के मामले में। जब मैं इसके अंदर घुसा तो मैं सीखने लगा। जब मैं सीखने लगा तो पहली एक्सपेरिमेंट पे आई वांटेड टू मेक अ वॉच दैट इज़ गिफ्टेबल, सही है, किसी दामाद को गिफ्ट करने के काबिल हो, इतनी उसकी वर्थ हो या इतना उसका लुक हो। तो मेरा टारगेट पहले ही टॉप नॉच चला गया। अगेन मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे स्लोली ऊपर जाना चाहिए, बट जब मैंने वो बनाया तो ऑब्वियसली बहुत हर्डल्स आए। सीखते सीखते पहला बॉक्स बनाया हमने रेड कलर का, वो 25,000 रुपीज़ का सिर्फ बॉक्स पड़ा पैकेजिंग के साथ, अमेजिंग बॉक्स। फिर उसके बाद उसके अंदर हमने स्ट्रैप्स डालना शुरू किए। जब स्ट्रैप्स डालना शुरू किए तो हमने सोचा कि लेदर की घड़ी बनाते हैं, लेदर के स्ट्रैप के साथ, सबसे बेसिक है, हर बंदा पहन लेता है। फिर हमें पता चला क्रिस्टल सफ़ायर क्या होता है, फिर हमें पता चला 5 ATM 10 ATM क्या होता है, जो घड़ी के पीछे लिखा होता है कि कितने मीटर तक स्विम कर सकते हो, वाटर रेजिस्टेंट कितनी है। क्रिस्टल सफ़ायर ग्लास क्या होता है जो कि स्क्रैचलेस होता है। जो बेसिक्स जो घड़ी के थे ना, जो अच्छी घड़ी के होने चाहिए वो लगाने, उसके लिए पैसे ज़्यादा खर्च करना है। सो आई ऑलवेज़ वांटेड सम शोखापन, जो हुमायूं आलमगीर के ब्रांड का एक हल्का सा जो फ्लैशीपन है वो घड़ी में आना चाहिए। वो फिर हमने एक पाइथन स्किन का स्ट्रैप इंपोर्ट किया, ओरिजिनल पाइथन स्किन का। सही। तो बहुत से 1-2 लोगों ने एनिमल उसके अगेंस्ट भी मुझे मैसेज किया कि हाउ कैन यू यूज़ दिस, ये वो। तो आई हैड ऑलरेडी डन इट। तो वो वी इम्पोर्टेड दैट फ्रॉम हांगकॉन्ग एंड टर्की एंड समहाउ वी गॉट इट हियर जस्ट बिफोर कोविड। सही है। तो वो पाइथन स्किन का रेड स्ट्रैप है जो कि यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसमें मेरे पास खैर ग्रीन भी अवेलेबल था और रेड भी अवेलेबल था। सो आई, बिकॉज माई बेस वॉज रेड, माई फेवरेट कलर वॉज रेड, सो वी हैव अ रेड पाइथन स्किन इन दैट वॉच। फिर हमने एक स्क्रू ड्राइवर है गोल्ड, ऑल गोल्ड इलेक्ट्रिक्यूटेड, उस पर हुमायूं आलमगीर लिखा हुआ है, यू कैन चेंज द स्ट्रैप। देन हमने एक्स्ट्रा बकल दिया। खैर उसमें हमने बहुत सी चीज़ें दे दी। नाउ दैट बॉक्स इज सो प्रेजेंटेबल। तो जब मेरी पहली घड़ी बिकी ना तो वो मुँह दिखाई भी दी गई। एंड आई वाज लाइक, मुझे जब इंस्टाग्राम पे टैग किया मैंने बोला वाह यार ये मुझे डालनी चाहिए नहीं। हो गया। हाँ, वो मतलब मुँह दिखाई पे घड़ी पेश हो रही। तो आई फेल्ट सो गुड अबाउट इट, बिकॉज मैं पहले कोई चीज़ बनाता हूँ अपने पे टेस्ट करता हूँ। सही। तो मैंने वो घड़ी 6-8 महीने पहनी। आई वेंट फॉर अ स्विम, आई वेंट टू द बीच, आई वेंट टू द फ्रेंच बीच, आई वेंट टू टर्की, आई वेंट टू स्पेन। मैं घड़ी पहन के गया, पानी में गया, मैंने बोला ख़राब होगी, टेस्टिंग है, चेक करते हैं क्या है। सो इट वर्क। का प्रोसेस था वो, ये R&D का प्रोसेस था और हार्ड कोर प्रोसेस था। फिर मैंने, क्योंकि एक मुझे इसकी रिटेल भी महंगी रखनी थी, पड़ भी महंगी रही थी, तो मुझे उसकी R&D प्रॉपर हार्ड वे में करनी थी। मतलब मैंने ज़मीन पे भी फेंकी, मैंने बोला स्क्रैचलेस है, स्क्रैच आएगा तो फेल है, स्क्रैच नहीं आया।
तो देन आई स्टार्टेड ऑर्डरिंग एंड यू नो आई गॉट इट. तो और जो आखिरी अभी 2 महीने पहले मैंने अपनी एक और कलेक्शन निकाली वॉच की, तो उसकी मूवमेंट ऑटो है. अच्छा, ऑटो मूवमेंट और क्वार्ट्ज मूवमेंट 2 अलग मूवमेंट्स हैं, और उसकी हमने प्राइसिंग थोड़ी कम की. फिर मुझे समझ आई कि इस मार्केट में जाना है. इसमें एक मैंने पहनी भी है, इसमें एक रोज़ गोल्ड है, एक सिल्वर है. अगेन इसमें हमने लेदर नहीं दिया, बट हमने रबर स्ट्रैप और चेन दी, स्टेनलेस स्टील. तो वो माशाल्लाह इज़ डूइंग वेल. ऑल माई वॉचेस आर लिमिटेड. एवरी वॉच हैज़ अ नंबर एट द बैक दैट यू कैन ओन. If you have a number of, you know, if you have a lucky number 7, you can own a 7 number and that will be it. 7 नंबर की सिल्वर घड़ी दूसरी नहीं है. फिर घड़ियों में तकरीबन आपने NFT टाइप कुछ सीन किया है, और ये है कि इट्स डूइंग प्रीटी वेल. इट इज़ गोना टेक टाइम, बट मेरे ख्याल में ये एक मार्केट ऐसी है जो कि पूरे पाकिस्तान में कोई काम नहीं कर रहा. अनटैपेबल मार्केट एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ टैपेबल मार्केट, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 8-9 महीने से या पिछले 2 साल से इन पाकिस्तान इनफैक्ट जो इस तरफ आए, क्योंकि आई गेस इसके ऊपर थोड़ा सा काम ज़्यादा है, इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है. मैंने आधी पेमेंट 180 से दी, 160 से दी है डॉलर की. आधी पेमेंट मैंने 250 से दी है. तो अब आप सोच लें कि 70 रुपये का फ़र्क तो मेरी घड़ी बनने में ही मुझे फ़र्क मिल गया. बट इट यू नो मेरी कॉस्टिंग में थोड़ा फ़र्क आया, बट ये कि आगे जाके इट्स गोना बी इवन हार्डर टू मेक अ वॉच. बट आई होप, आई विश कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ये सब चीज़ें जल्दी से आ जाएं. या फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन जो है ये नॉर्मल होनी चाहिए. हुमायूं, अगर फेवरेट डिज़ाइनर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स मैं सोच सकता हूँ कि रॉबर्टो कैवाली इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी. नाउ इट्स टॉम फोर्ड. आई लाइक टॉम फोर्ड. या ओके, सो व्हाट मेड यू टॉम फोर्ड? जब एलवी उन्होंने छोड़ा टॉम फोर्ड, उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, वो तो इंस्पायर नहीं की स्टोरी? अच्छा, मैं आई वाज अ DNG रॉबर्टो कैवाली पर्सन, बिकॉज अगेन किसी के मुझे शूज पसंद है, किसी के मुझे दोनों ब्रांड समहाउ अपने तौर पे थोड़े से लाउड हैं. लोग कहते हैं कि लाउड है, बट एग्जैक्टली. सो आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड वेयर अ चीता प्रिंट शर्ट और मे बी अ टी-शर्ट विद अ एनिमल ऑन इट, यू नो, जिस तरह स्नेक कैवाली पे बना होता है. DNG पे अक्सर अलग अलग चीज़ें बनी हुई होती हैं, कभी there's an eagle, there's something. So you know, I like those kind of things. और इनकी हल्की सी जो आप कह रहे हैं, they're loud because they have sequence or glitter somewhere. And a lot of people and a lot of shows आपने देखा होगा कि मेरा कपड़ों में कहीं ना कहीं sequence और चमक है. So I'm affiliated with that. ठीक है. Even obviously एक टाइम होता है एक बंदे का जब तक वो पहन सकता है, but Tom Ford, DNG, you know, I am there somewhere. अच्छा, एक चीज़ जो आपको डिफर करती है दूसरे डिज़ाइनर से, यू इंट्रोड्यूस्ड डिज़ाइनिंग एंड क्रिकेटर्स. ये हम अगर उसको कह सकते हैं कि क्रिकेटर्स को और डिज़ाइनिंग को आपने जो है ना कुछ एक कोलैब किया. हाँ. और क्रिकेटर्स को आपने जो है फैशन आइकॉन्स बना दिया, जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ था. ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. ऑफ कोर्स हमने क्रिकेटर्स को देखा है ब्रांड्स रिप्रेजेंट करते हुए, इंडोर्स करते हुए. कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हो गई, कपड़े, कोई छालिया कर रहा है, कोई चाय कर रहा है. ये FMCG प्रोडक्ट्स पे तो हमने देखा है उनको करते हुए, लेकिन ये कपड़ों की तरफ आप जब लेकर आए, ये कैसे? यार क्योंकि हम इंडियन इंस्पायर्ड हैं काफ़ी, और इंडियन क्रिकेटर्स यू नो वो भी क्रिकेट खेलते हैं, वो भी मेहनत करते हैं. हमारे वाले शायद ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, बट उनको जो फेम मिलता है, उनको जो लाइमलाइट मिलती है वो बहुत अलग है हमारे वालों से. तो जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं देखता था कि यार क्या मेहनत है, क्या स्ट्रगल है. और जब मैंने क्रिकेट छोड़ी और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो मेरे साथ के जो क्रिकेटर्स थे, जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, उनमें से काफ़ी प्लेयर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब मेरे 19 से 20 दोस्त हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं या रिप्रेजेंट कर चुके हैं या कैप्टन भी रह चुके हैं, जैसे कि सरफराज है, फवाद आलम, यू नो, लॉट मोर. तो मैंने इनको बोला कि वाई नॉट यू नो वी कनेक्ट, क्योंकि मेरे ख्याल में जोड़ने से बंदा ज़्यादा बढ़ता है. मेरे ख्याल में कोलैब्स से, और कोलैब्स का वर्ड तो भी आया, बट मैं पहले ये कहता था कि जोड़ो, हर किसी को अपने साथ जोड़ो किसी ना किसी तरह, कि आपको क्या पता उसकी रोज़ी कहाँ लिखी है और किस तरह आपको मिल रही है. तो मेरा ये हमेशा से मानना है कि जो भी तरीका हो, चाहे वो घड़ियों का हो, चाहे वो परफ्यूम का हो, जिसकी बस पकड़ लो, लोगों को पकड़ो और जोड़ो और बढ़ो. तो इसी तरह मेरी ये नीयत थी. तो मैंने क्रिकेटर्स के साथ काम करना शुरू किया था. तो शुरू में तो बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस थे कि यार ये क्रिकेटर है, ये शूट कर रहा है, इसको ये कैसे करेगा शूट. क्रिकेटर्स की तरफ से कैसा फीडबैक आता था जब उनको आप बोलते थे कि आपका फोटो शूट होगा? अच्छा, मैंने जब काम शुरू किया था ना, इंस्टाग्राम नहीं था, मैंने इंस्टाग्राम से पहले काम शुरू किया था. मैंने फेसबुक से काम शुरू किया था. फेसबुक पे उस वक्त ये वाली आवाम नहीं थी, द ड्राइवर्स, द वर्किंग क्लास सर्वेंट्स, ये सब वाले लोग नहीं थे फेसबुक पे उस वक्त हम लोग थे सिर्फ फेसबुक पे. सही है. तो वो एक ऑब्वियसली क्योंकि क्रिकेटर्स को टीवी पे देखा जाता था या कभी कभार कमर्शियल्स पे देखा जाता था, एज अ शूट, एज अ फैशन कैंपेन में कभी भी नहीं देखा जाता था.
तो फिर वो ये होता था हमारे भाई ये प्लेयर आएगा तो आपने मुझे बुलाना है, वो वाला मुझे दिन के कॉल्स पे कॉल्स। अब तो ये होता है ना सर ये यूट्यूबर आए तो ये बुलाना है, ये सिंगर आए तो ये बुलाना है। तो बट मेरा ये ख्याल था कि उनको इज्जत मिलनी चाहिए, उनको भी इंडस्ट्री में घुसना चाहिए। दिस ऑल्सो ह्यूज मार्केट एंड यू नो अगेन मेरा यही मानना है कि जोड़ो और बढ़ो आगे। अच्छा, क्रिकेटर्स की तरफ से ऐसा आपने मेंशन किया, हम बात कर रहे थे कि काफ़ी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा चमक दमक की आदत नहीं होती है, इतना ज़्यादा फ्लैशी वो होना पसंद नहीं करते हैं, एक दो क्रिकेटर्स को छोड़ के। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये कैसे कन्विंस किया आपने कि जी आपका शूट होना है, टेम्परमेंट चाहिए, तो स्टाइलिंग होनी है, एंड दे आर नाउ कंप्लीट मॉडल्स। क्योंकि क्रिकेटर पहले मॉडल्स इस तरह नहीं थे वो मॉडल्स ऑफ कोर्स, शाहिद आफरीदी की बात करें, शोएब अख्तर की करें, शोएब मलिक की करें, वसीम अकरम की करें, सो उनको आप जिस तरह भी करें, खान ऑफ कोर्स, या इंस्पायर्ड फ्रॉम खान अल्टीमेटली। थोड़ा सा ये बताएं, ये एक्सपीरियंस कैसा था? जितने भी क्रिकेटर्स थे इनको समझाया कि आप लोग ब्रांड हैं और आप लोग को ब्रांड बनने के लिए यू नो एक मैनेजर भी रखना है, इंस्टाग्राम को भी यू नो सोशल मीडिया को भी अपडेटेड लेके चलना है और अपने आप को प्रेजेंट करना है हर तरीके से। और हम जब इनको फैशन इंडस्ट्री में लेकर आए तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिनके मैंने अकाउंट्स बनाए और उनको बोला यार आप कपड़े पहनते हैं और मुझे आप टैग नहीं कर सकते कि आपने इनके खुद बनाए? मैंने इनके पर्सनली इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए जो कि बड़े नाम हैं अभी तक, और एंकर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, काफ़ी लोग हैं। और क्योंकि मैं इनको कपड़े दे रहा था ये मुझे टैग नहीं कर पा रहे थे, मैंने बोला यार आप इंस्टाग्राम पे तो आ जाओ कम से कम, यू नो इट्स टाइम फॉर यू टू कम टू इंस्टाग्राम। खैर अब तो खैर बहुत चीज़ें, अब तो लोग यूट्यूबर्स को पूछ रहे हैं और यू नो एक बिल्कुल ही अलग माहौल चला गया। बट या तो इनको लाने में इतनी मुश्किल नहीं हुई थी, बाकी शूट करते हुए एक अलग किस्सा है। तो जैसे टॉप टियर की बात करें, आपने तीनों टॉप टियर जो हैं A, B and C के साथ काम किया। बिल्कुल। सबसे डिफिकल्ट टाइम किसने दिया है क्रिकेटर्स में? तो हो सकता है आपका कोई दोस्त भी हो जो कि उस वक्त डिफिकल्ट टाइम देता हो, बाद में आप बोलते हो यार ये क्या किया मैंने? नहीं, डिफिकल्ट टाइम तो यू नो क्रिकेटर्स के अगर आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए ना तो फिर एक अलग लेवल पे चली जाती सारी चीज़ें, डिफरेंट होता है, यू कैन डिस्कस। या और अगर आप क्रिकेटर से मिल रहे हो सिर्फ शूट के लिए ना तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है, फिर वो क्रिकेटर लेके बात करता है आपसे। बट मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं। उमर अकमल जब अपने प्राइम पे थे, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में मेरा तो बहुत फेवरेट प्लेयर था उस ज़माने में, और अब फेवरेट नहीं है, अब क्रिकेट खेलता ही नहीं है ना, कम क्रिकेट खेलता है, वो दूसरी न्यूज़ में आ जाता है माशाल्लाह। बट मेरे साथ ही इज़ बीन रियली क्लोज टू मी और काफ़ी मज़े किए हमने शूट्स में। और एक्सपीरियंस होता है उमर अकमल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस यार उमर हर एक के मिक्स, क्योंकि उमर पंजाब से है, उसका ज़रा टेस्ट अलग है, उनके ज़रा चक्कर अलग हैं, शोशे अलग हैं, उनके कपड़े पहनने का ढंग अलग है। फिर उमर अकमल की टिकटॉक देख के आप बता सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और उसकी बॉडी का एक पोस्चर ही अलग है, ठीक है, समझ ना, वो एक अलग तरीके से ही पोज करता है। उमर अकमल इज़ अ वाइब, इज़ अ अलग लेवल, भाई एक अलग लेवल है, बट ही इज़ अ गुड गाय। एंड वी हैव हैड द फर्स्ट 2 सीजन जब हमने उसके साथ शूट किया था तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आई थिंक ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देखा था। और जब उमर मेरे पास स्टोर पे आता था तो मतलब मैंने लाइनें भी लगते हुए देखी हैं यहाँ पे, शाहिद अफरीदी के बाद उमर अकमल के पीछे मैंने लाइनें लगते हुए देखी हैं, खासतौर पे जमजमा पे जब मैं ऑपोजिट वाले स्टोर पे था, एंड आई हैड टू टेल पीपल टू वेट एंड कम वन बाय वन फॉर अ पिक्चर। अच्छा, एज अ क्रिकेटर क्या आप सोच सकते हैं 112 से? अच्छा मायूं, एज अ क्रिकेटर इसी को अगर कंटिन्यू करें, कौन से ऐसे फ्लॉज आपने आइडेंटिफाई किए हैं उमर की करियर में या उमर के अंदर एज अ क्रिकेटर, जो आपने कहा या सोचा या आपने हो सकता है उनको मशवरा भी दिया हो कि ये चीज़ें हैं नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें इससे दूर रहना चाहिए, या ये चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हो? कोई आई थिंक थोड़ा 2-3 चीज़ें हैं, सही है। मैं क्योंकि क्रिकेट को ज़्यादा समझता हूँ तो एक ये डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि मुझे लगता है एक लॉबी के साथ आप रहते हो टीम में ना, आपकी एक दोस्ती का एक लेवल ऐसा हो जाता है कि वो 6 लड़कियों के साथ यू मूव अराउंड, सही। फिर वो आप उस तरफ ही चले जाते हो, यार मैं रन करूँ ना करूँ या परफॉर्म बहुत अच्छा करूँ ना करूँ, मैं टीम में इन्वॉल्व होता रहूँगा, आगे पीछे होता रहूँगा। फिर जब वो लोग आउट होते हैं ना तो आपकी वो वाली जो मेहनत, जो स्ट्रगल चल रही होती है, उससे आप दूर हो जाते हो, सही है। और उधर तक वापस आने में एक टाइम लगता है। उमर से मुझे लगता है ये गलती हुई थी कि वो ही जस्ट मिस्ड आउट, यू नो, कि वो इतना ईजी हो गया था। ही हैड टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। रॉजर फेडरर वर्क्स ऑन हिमसेल्फ, बीइंग नंबर 1 ही वर्कड मोर। विराट कोहली बीइंग नंबर 1 वो और मेहनत करता था। अगेन यू टॉक अबाउट बिग प्लेयर्स, वो जितने भी बड़े होते जा रहे हैं और मेहनती होते जा रहे हैं, तो फोकस बढ़ता रहता है, क्योंकि आप अपनी लेवल ऊपर करते रहते हो तो वो मेंटेन करने के लिए मेहनत भी ऊपर करनी पड़ती है। हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली है कि हमारा लेवल जब ऊपर जाता है ना तो मेहनत नीचे जाती है, चाहे वो बड़े से बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। आप हमारे लेजेंड्स उठा लो, वो 32-34 के क्या होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही हो जाता है। टॉक अबाउट रोनाल्डो,
talk about Shoaib Malik. टॉक अबाउट शोएब मलिक. Pakistan व्हाई इज ही से. हियर? आप पूरी 30 साल की मेरी क्रिकेटिंग मेमोरी है, मुझे शोएब मलिक के अलावा एक बंदा दिखा दो जो इतना फिट रहा है पूरे पाकिस्तान में. मैं इंडिया के 5 लड़के गिनवा सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के 10 गिनवा सकता हूँ, 5 फुटबॉलर गिनवा सकता हूँ, बट पाकिस्तान में शोएब मलिक है सिर्फ. सो ही स्टिल वर्किंग हार्ड, बट शोएब मलिक ऑल्सो लॉस्ट दैट. 2014, 15, 16, 17, 18 शोएब मलिक बाहर, और पिछले 5 साल में ही इज़ कमिंग बैक. तो वो भी अगेन वो जो स्किल है ना बीच वाली, जो एक टाइम है कि आप एक अच्छे लेवल पे आके रुक जाते हो, अपनी फिटनेस भी उस लेवल पे ही रखो फिर. क्योंकि अगर मैंने अपना स्टैंडर्ड 7.5, 8 पे मेंटेन किया हुआ है और मैं एक जगह मेंटेन हो रहा हूँ और मेरी वाह वाह हो रही है, और फिर मैं कल को 5 के लेवल पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सो मैं वहाँ तो नहीं जा पाऊँगा वापस. सो आई हैव टू मेंटेन दैट एवरी डे. एंड एज अ स्पोर्ट्समैन आप 24 घंटे आंखों में हो लोगों के, लोग आपको देख रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स देख रहे हैं, बैटिंग करते हुए देख रहे हैं. इन द एंड कॉन्वर्जेशन को एंड करते हैं, और एक क्विक बस क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अभी के करंट लॉट में से जो पाकिस्तानी टीम के लिए क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, साउथ एशियन की चलें बात कर लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, या अगर बांग्लादेश या अफगानिस्तान का मेंशन करना चाहें, कौन से 3 से 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल सही पेस पर हैं, और अगर ये पेस मेंटेन की, एंड यू थिंक इवन कि लेटर ऑन इन देयर लाइफ एज वेल दे आर गोइंग टू बी मोर फोकस्ड अभी की बॉडी लैंग्वेज से, जो आपको लगता है? I think अभी की body language, this too early to talk about the new players, but there is a very healthy competition going on. एक competition है within पाकिस्तान, एक competition है within the world. सही है, एक league of, some players are in their league, right? कोहली, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, रोहित शर्मा. अब देखो ना, रोहित शर्मा will lose out somewhere because of his fitness. You can tell, right? You talk about Kane Williamson. कब से देख रहे हैं यार, 10-15 साल से क्रिकेट खेल रहा है. वहीं टॉक अबाउट शाकिब अल हसन बांग्लादेश का, ही इज़ बीन द नंबर 1 ऑलराउंडर सिंस द पास्ट 6 years. नो वन टॉक्स अबाउट इट. 6 साल से नंबर 1 ऑलराउंडर है. ही इज़ फिट, ही इज़ देयर. तो ये एक अलग लीग है बिल्कुल जो चल रही है. स्टीव स्मिथ, यू टॉक अबाउट, अगेन स्टार्टेड ऑफ एज अ लेग स्पिनर, आज एज अ टॉप बैट्समैन, ही इज़ प्लेइंग, बैन हुआ बॉल टेम्परिंग ये वो, उसके बाद एज अ कैप्टन वापस आया. इट्स जस्ट अमेजिंग. तो आई थिंक ये जो लीग है ना, ये एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट करके चला गया. और आगे वाले जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है, टॉक अबाउट शदाब खान, तो आई ऑल्सो फील शदाब खान हैज़ टू अप हिज गेम. टॉक अबाउट इमाद वसीम, हमारे एज अ पाकिस्तानी प्लेयर इमाद कितना अच्छा था, एकदम से गायब हो गया बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस. पीपल स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट. एंड टॉक अबाउट सरफराज एज अ कैप्टनसी से हटा और टीम से ही बाहर हो गया. तो ये दिस इज़ पाकिस्तान फॉर यू. तो अब जो है ना, आपको अपनी फिटनेस मेंटेन करनी है. इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में एज फैशन डिज़ाइनर, यू हैव टू मेंटेन द डिज़ाइंस, यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी. कभी भी आपने ये नहीं सोचना हाँ भाई बस वो बस होगी, अब तो बिकेगा ही बिकेगा. नहीं, एक दिन आएगा कोई भी आपको ओवरटेक करके चला जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन. दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस. इनफैक्ट कि ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आप जो है कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखें, एंड यू सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. तो कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि जी अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ कि अब मुझे फर्दर ग्रो नहीं करना है, तो वो फिर आपकी वाकई बस हो जानी है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर योर टाइम, एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू फॉर अ कॉन्वर्जेशन. आई गेस इस कॉन्वर्जेशन के अंदर हम सारी बातें नहीं कर पाए जो शायद हम कभी आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वंस अगेन. विल सी यू इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड. टिल देन, टेक केयर.